राजपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं। एक समय पर ये गांव बंजर जमीन हुआ करता था और यहाँ के लोगों ने उस बंजर जमीन को खोद कर यहाँ पर खेती करना शुरू किया और उनकी मेहनत से ही इस गांव में जीवन संभव हो पाया है। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव का कुछ विकास होना चाहिए ताकि गांव को जीवन जीने के लिए और भी सुख सुविधाएं मिले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर ये होगा कैसे? और कैसे? जाकर हमें सरकार से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भाई? आज तक क्या सरकार ने हमारे गांव के लिए कुछ किया है भला, जो अब कुछ करेगी? हाँ, बात तो तुमने ठीक कही है, पर हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो ऐसा करो, तुम ही जाकर बात कराओ। अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनी तो इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई भाई, पर मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता सरकार को मेरी बात समझ में आ जाए। नंदू वहाँ से सीधे सरकारी विभाग की तरफ जाता है। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम तक वो सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दफ्तर से सभी लोग जा चुके हैं और वहाँ का चपरासी दफ्तर को ताला लगा रहा है। कौन हो भाई तुम, और इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से, और अपने गांव के विकास के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी तो ऑफिस बंद हो गया है, ऐसा करो तुम कल आ जाओ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। नंदू वहाँ से फिर से पैदल घर के लिए चल देता है और उसको घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। पैदल चलकर बहुत थक गया हूँ, अभी जल्दी सो जाता हूँ ताकि कल जल्दी सरकारी दफ्तर जा सकूं। नंदू सुबह का बासी खाना खाकर सो जाता है, पर वो आज बहुत थका हुआ है, इसीलिए सुबह को उसकी नींद देर से खुलती है। वो बाहर आकर देखता है कि सूरज तो सिर पर चढ़ आया है। ये मुझे आज क्या हो गया? आँख ही नहीं खुली। जल्दी से दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो आज फिर से देर हो जाएगी। नंदू बिना खाना खाए ही सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। वो दिन भर भूखे पेट ही पैदल चलकर शाम होने से पहले दफ्तर जा पहुंचता है। वहां देखता है कि एक लेडी दफ्तर से बाहर निकलने के लिए आ रही है। जी, क्या आप इसी दफ्तर में काम करती हैं? हाँ, क्यों? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से। नंदू आगे कुछ कह पाता, तब तक वो लेडी उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हारी जो भी समस्या है कल ऑफिस में आकर बताना, अभी तो मैं घर जा रही हूँ। आप घर जा रही हैं, पर अभी तो ऑफिस का समय है। क्यों नहीं जा सकती घर? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरी समस्या सुन लीजिए और आपसे जो हो सकता है उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं घर जा रही हूँ, तुम कल आ जाओ, मैं कल तुम्हारी समस्या सुन लूंगी। देखिए मैडम, मैं कल भी आया था और देखा कि दफ्तर में कोई नहीं है, इसलिए आज जल्दी आ गया और आज भी आप जल्दी घर जा रही हैं। आप कम से कम मेरी समस्या तो सुन लीजिए। मैं अभी कुछ भी नहीं सुनूंगी, जो भी कहना है कल आकर कहना। इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। नंदू उसको आवाज भी लगाता है, पर वो लेडी उसकी आवाज को अनसुना करके अपने घर चली जाती है और नंदू अपना उदास चेहरा लिए दफ्तर को देखने लगता है। तभी वहाँ का चपरासी बाहर आता है और दफ्तर को ताला लगाता है। कल आ जाओ भाई, इसी तरह यहाँ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। तुमने कल भी यही बात कही थी भाई, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया था, लेकिन तुम्हारी ये मैडम तो आज समय से पहले ही चली गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अफसर लोग हैं, अपने हिसाब से आते जाते हैं, अब भला उनको कौन रोक सकता है? अब तो मुझे यही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कल जब मैं घर से आऊं तब तक तुम्हारी मैडम फिर से घर चली जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे यहाँ रात को बहुत ठंड लगती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने गांव की भलाई के लिए ये ठंड सह सकता हूँ। वो चपरासी वहाँ से चला जाता है और नंदू वहीं दफ्तर के बाहर अगली सुबह होने का इंतजार करता है। पूरी रात वो ठंड में ठिठुरता है और अगली सुबह होने पर मैडम के आने का इंतजार करता है।
आधा दिन बीत जाने के बाद मैडम दफ्तर में आती हैं। नंदू उनके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। मैडम, हमारे गांव में सरकार द्वारा कोई भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे गांव में कुछ योजनाएं लाए ताकि गांव वालों का जीवन और भी सुलभ हो सके। तुम्हारे गांव में खेती तो होती है ना? जी हाँ, हमने खुद ही खेत बनाए हैं, हाथों से खोद कर। जब खेती होती है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? खेतों में अनाज बो और उसे काटो। फिलहाल हमारे पास तुम्हारे गांव के लिए कोई भी योजना नहीं है। नंदू उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और नंदू को मन में निराशा भरकर वहां से खाली हाथ अपने गांव वापस लौटना पड़ता है, जहां पर नमकू उसको देखकर समझ जाता है कि क्या बात है। तुम्हारे उदास चेहरे ने सब कुछ बता दिया है, पर तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ न कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। अब सभी गांव वाले एक पंचायत बिठाते हैं और वहां पर फैसला लेते हैं कि अब इस गांव को पर्यटन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसीलिए सभी गांव वाले मिलकर गांव में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाते हैं। अब देखना, लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आएंगे। चारों तरफ पहाड़ हैं और झरने हैं, साथ ही फूल लगाकर हमने अपने गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। कुछ दिनों में वहाँ कुछ अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं और उनको गांव बहुत पसंद आता है। शाम को घूमने के बाद वो गांव वालों से चाय और नमकीन मांगते हैं। बेटा, चाय तो हम लोग हर दिन पीते हैं, पर ये नमकीन आज तक नहीं पी। अरे आंटी, ये नमकीन पीने के लिए नहीं, खाने के लिए होती है। इसको चाय के साथ खाते हैं। खाते होंगे बेटा तुम्हारे देश में, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय ही पी जाती है। नहीं आंटी, नमकीन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि भारत में भी खाई जाती है। मुझे तो नहीं पता बेटी, मैं तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। आंटी, हम लोगों को चाय के साथ नमकीन खाने की आदत है, बिना नमकीन के हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तुम कह रही हो तो सच ही होगा, पर बेटा मेरे पास नमकीन तो नहीं है। ठीक है आंटी, आपने बड़े प्यार से चाय बनाई है, इसलिए हम सभी इस बार बिना नमकीन के ही चाय पी लेते हैं, पर अगली बार से आप चाय के साथ नमकीन भी दीजिएगा, नहीं तो कोई भी आपकी चाय नहीं पिएगा। ठीक है बेटा, मैं किसी को शहर भेजकर नमकीन मंगवा लूंगी। सभी अंग्रेज बिना नमकीन के ही चाय पी रहे थे। थोड़ी चाय पीने के बाद उनको बिना नमकीन की चाय पसंद नहीं आती और वो सभी चाय फेंक देते हैं। ये देखकर बूढ़ी अम्मा को बुरा लगता है। अंग्रेज बूढ़ी अम्मा को उनकी चाय का पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब अम्मा नमकू को आवाज लगाती है, नमकू, अरे बेटा नमकू, जल्दी यहाँ आ जा। बूढ़ी अम्मा के बुलाने पर नमकू अम्मा के पास आता है। अम्मा बताओ, कैसी चल रही है आपकी चाय की दुकान? दुकान तो ठीक चल रही है बेटा, पर ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि उनको चाय के साथ नमकीन भी चाहिए खाने के लिए, नहीं तो वो चाय भी नहीं पिएंगे। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊंगी नमकीन? नमकीन तो अम्मा बाजार में मिलेगी, पर वो बहुत महंगी है। ठीक है बेटा, ये ले, कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तू बाजार से नमकीन लेकर आ जा। नमकू अम्मा से पैसे लेता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। दिन भर पैदल चलने के बाद नमकू शाम तक बाजार पहुंचता है और उसको वापस आते आते रात हो जाती है। वो बाजार से आधी रात में नमकीन लेकर घर आता है। रात बहुत हो गई है, अम्मा सो गई होंगी। कल सुबह जाकर ये नमकीन अम्मा को दे आऊंगा। नमकू सो जाता है और सुबह होने पर अम्मा के पास जाकर नमकीन अम्मा को देता है। ये लो अम्मा, तुम्हारी नमकीन। अम्मा नमकीन की पुड़िया अपने हाथों में पकड़ती है। ये क्या है नमकू, ये तो थोड़ी सी है। क्या तू और तेरे घर वाले रात को मेरी नमकीन खा गए? नहीं अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
मैं भला तुम्हारी नमकीन क्यों खाऊंगा? तुमने जो पैसे दिए मैं उन पूरे पैसों के ले आया। तो क्या उतने पैसों में इतनी ही नमकीन मिलती है? हाँ माँ, नमकीन का दाम बहुत ज्यादा है। तुम जितने की एक हफ्ते में चाय बेचती हो, उतने पैसे में तो सिर्फ 2 लोगों को एक बार चाय के साथ खाने के लिए नमकीन आएगी। तो क्या मुझे अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी? नहीं अम्मा, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, क्योंकि ये समस्या सभी गांव वालों के लिए है जिनकी चाय की दुकान है। गांव में फिर से एक पंचायत बैठती है और सभी लोग इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि जैसे गांव में बाकी चीजों की खेती की जाती है, उसी तरह से गांव में नमकीन की भी खेती की जाए। हाँ, ये सही बात है। हम लोग आज से नमकीन की भी खेती करेंगे। अब इस बार सभी लोग अपने अपने जमा किए हुए पैसों से बाजार से नमकीन खरीद कर ले आते हैं और उसको अपने अपने खेतों में बो देते हैं। पर उनके खेतों में नमकीन नहीं उगती। ये देखकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तुम लोग निराश क्यों हो रहे हो? भूल गए जब इस गांव में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों ने अपने हाथों से खोद कर यहाँ खेत बनाए थे और एक एक खेत को बनाने में हमको महीनों लग जाते थे। नहीं अम्मा, हम लोग कुछ नहीं भूले हैं, और जब खेतों में नमकीन उग ही नहीं रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस समस्या के समाधान के लिए गुरुजी के पास जाऊंगी। मैं एक गुरुजी को जानती हूँ, वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। अम्मा वहाँ से सीधे गुरुजी के पास जाती है, जो कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा में साधना कर रहे थे। अम्मा उनको अपनी समस्या बताती हैं, जिस पर गुरुजी उनको एक उपाय बताते हैं और अम्मा उस उपाय को लेकर गांव में आ जाती है। गुरुजी ने एक कलश के बारे में बताया है, जो कि एक गांव से दूर जंगल में एक बड़े झरने के नीचे रखा हुआ है। उस झरने से अगर हम लोग वो कलश ले आए तो हम नमकीन की खेती कर सकते हैं। पर अम्मा, उस कलश का नमकीन की खेती करने से क्या मतलब? उस कलश में अरब सागर का नमकीन पानी भरा हुआ है। अगर हम उस पानी को अपने खेतों में छिड़केंगे तो उससे हमारे खेतों में नमकीन उगाएंगे। ठीक है अम्मा, तो हम आज ही उस कलश को लेने के लिए जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी। गांव के सभी लोग बूढ़ी अम्मा के साथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद वो लोग झरने के पास पहुंच जाते हैं। ये वही झरना है बेटा, जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। वो देखो, वहाँ नीचे कलश दिखाई दे रहा है। नमकू कलश को लेने के लिए जाता है, पर झरने के बहाव से वो बह जाता है। ये देखकर गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। लगता है पहले हमें इस झरने की दिशा को बदलना होगा। पर ये तो बहुत कठिन काम है अम्मा। हमको भी तो आसान काम करने की आदत नहीं है ना बेटा। और वैसे भी कलश मिलने के बाद तो हम लोगों का जीवन आसान होने ही वाला है। चलो आ जाओ। अम्मा और नमकू के साथ सभी गांव वाले झरने के ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर कुदाल और फावड़े से खोदने लगते हैं और खोदकर झरने की दिशा बदल देते हैं। उसके बाद नमकू जाता है और कलश उठाकर ले आता है। ये लो अम्मा, तुम्हारा कलश। ये मुझ अकेले का कलश नहीं है। इसका जादुई नमकीन पानी सभी गांव वालों को बराबर मिलना चाहिए, ताकि सभी अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकें। सभी लोग उस कलश के जादुई नमकीन पानी को अपने खेतों में छिड़कते हैं, जिससे उनके खेतों में नमकीन उगाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब थी। अब जो भी अंग्रेज वहां घूमने आता, उनको चाय के साथ वो नमकीन भी दी जाती, जिसके बदले वो गांव वालों को अच्छे पैसे देते और धीरे धीरे गांव में पर्यटन बढ़ने लगा